तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपकी पुस्तक है। उसमें जो 9वां अध्याय था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे। आधा हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेड में क्या होता है और किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। आज इसका पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, तो इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप्स हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है द्विपार्श्विक, या हम इसे कह सकते हैं बिलेटरल ट्रेड। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। उदाहरणार्थ, देश का कुछ कच्चे माल या पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि देश ख कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। तो एक देश उसे कुछ रॉ मटेरियल दे देता है और दूसरा देश वहाँ से कोई वस्तु खरीद लेता है। तो इस तरीके से द्विपार्श्विक व्यापार मतलब दो देशों के बीच में ही व्यापार चलेगा। बिलेटरल ट्रेड भी आप इसे कह सकते हैं। अगला है मल्टीलेटरल या बहुपार्श्विक। जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। तो इसमें यह है कि जिन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं या जिन देशों के साथ लंबे समय से व्यापार में अच्छी एक भूमिका रही है, तो उन देशों के साथ व्यापार चलता रहता है। जैसे अमेरिका और भारत के बीच में अभी के समय पे व्यापार के लिए बहुत अच्छी कंडीशनें हैं। तो अभी कोविड-19 के चलते भारत से कुछ दवाइयाँ अमेरिका भेजी गई और अमेरिका से कुछ वेंटिलेटर भारत के लिए मंगाए गए हैं। तो ये एक अलग सी पहल है और इसी तरीके से देशों के बीच में व्यापार होता रहता है। अगला है मुक्त व्यापार की स्थिति, जो फ्री ट्रेड है उसकी क्या स्थिति है अभी के टाइम पर, वो देख लेते हैं। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं, किंतु मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार के सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो डंप की गई जो प्रोडक्ट है, बहुत हद तक वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो वो भी उसको भी जल्दी से जल्दी बेच देना चाहिए या उसका कोई रिसाइकलिंग करके यूज कर लेना चाहिए। डंप करना क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप कहलाती है। अब दो ही देशों के बीच में अगर व्यापार होता रहेगा तो वो डंप कहलाएगा। एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से इस देश, बस और कुछ नहीं हो रहा है इधर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर है पैनल टू स्टडी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन श्रिम्प
श्रिम्प मतलब झींगा होता है, तो झींगा मछली दिखाई गई है यहाँ पर। तो उसके लिए कोई ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट हैं। सोचिए कि वह कौन से कारण हैं जिनसे व्यापारी देशों के लिए डंपिंग गहरी चिंता का विषय बन गई है। तो वो कौन से रीजन हैं जिनके कारण से डंपिंग बहुत गहरी चिंता का विषय बन चुकी है, तो ये कॉज ढूंढने पड़ेंगे। चलिए, अब अगला आता है विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO। ठीक, चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बार। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के साथ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट जिसे हम कहते थे, का संगठन किया गया। 1994 में सदस्य देशों के साथ राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बड़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया था तथा जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया। तो पहले जो था, गेट नाम से जाना जाता था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फिर उसके बाद क्या हुआ, WTO के नाम से 1995 में इसका नाम चेंज हो गया। वैसे 1948 में ही ये बन चुका था, उस समय पे गेट नाम इसका था। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसे आप याद भी करिए और नोट्स में भी इसे लिखिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं कुछ कम शब्दों में। देखिए, IPR जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपकी बुद्धि का अधिकार है। कोई लाइन है, कोई पंक्ति, कोई कविता, कोई कहानी, कोई रिसर्च पेपर अगर आप खुद से इनोवेट करके लिखते हैं तो उस पर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, क्योंकि वो आपकी सोच, आपकी विचार और आपके थॉट्स हैं। अगर उसे कोई बिना अनुमति के आपसे चुरा लेता है, कोई और लिख देता है या पब्लिश कर देता है, तो वह न्यायालय में केस चलेगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत ये आपका अधिकार है कि आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरी इन्वेंशन थी, मेरी खोज थी और आपने कैसे इसे छाप दिया। तो इसके ऊपर किसी दिन हम एक बड़ा सा लेक्चर और करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कई बार होता है ना कि उन्होंने फिल्मों के गाने उससे चुरा लिए या ये कर लिया, ये मेरी पंक्तियाँ थी। चलिए, तो ये भी WTO के अंतर्गत संरक्षित है। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभावों से परेशान हैं। इस पर तर्क किया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता, धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह नहीं खोला है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है। तो WTO में कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जो हेल्थ से और लेबर के जो राइट्स हैं या जो चाइल्ड लेबर हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो
मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा लोगों का दावा है। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? कुछ विशेष चीज़ें हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड जेनेवा कहाँ पड़ता है? आप अटलस में से देखें। अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? कोलंबस जो थे, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, यूएसए की खोज की, लेकिन इस यूएसए को नई दुनिया कहा जाता था। नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। बट अमेरिगो वेस्पुगी, अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुगी वेस्पुगी के नाम से अमेरिका नाम पड़ा। इसके नाम से पड़ा अमेरिगो वेस्पुगी। ठीक। खोजा किसने था? कोलंबस ने, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड के नाम से। लेकिन अमेरिगो वेस्पुगी ने बाद में इसे क्या नाम दिया? अमेरिका नाम दिया। चलिए, ये तो हो गई कल का होमवर्क, क्योंकि आप लोग तो होमवर्क करेंगे नहीं। ठीक, तो मुझे इसमें बताना पड़ता है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, एटलस में ढूंढिएगा। अगला है दिसंबर सन 2005 में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक है। मतलब मेन जो है, उन देशों में से भारत की स्थिति डब्ल्यूटीओ में है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन वाइज भी और ट्रेड वाइज भी। अगला है प्रादेशिक व्यापार समूह, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया है। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। इन व्यापार समूहों का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार को प्रगति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने के प्रत्युत्तर में हुआ। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह तालिका 9.3 में सूचीबद्ध हैं। तो बोल रहे हैं कि अभी के समय पे आज 120 व्यापार समूह विश्व में बन चुके हैं और 52% जो व्यापार है उसको ये कंट्रोल करते हैं। इसमें रहता है कि टैरिफ और जो आपकी टर्म्स और कंडीशंस हैं, तो वो थोड़ा क्या हो जाती हैं, लिबरल हो जाती हैं, उदारीकरण वाली हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ समूह दिए गए हैं 9.3 में कि प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह। पहला इसमें दिया गया है आपका आसियान। तो आसियान आप लोग जानते हैं, जो रीजनल जो आपके ग्रुप्स हैं, तो उसमें आसियान पहले नंबर पे है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका कैपिटल, जो इसकी कैपिटल तो नहीं कहेंगे, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देश जो हैं इसके ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। तो एटलस में इनको देखिएगा कहाँ कहाँ पर लोकेशन है इनकी। उत्पत्ति या इसकी हम बोलेंगे ओरिजिनिंग हुई थी अगस्त 1967। और वस्तुएं जो इसमें निर्यात और आयात की जाती, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, रबर है, ताड़ का तेल है, चावल, नारियल, कॉफ़ी, खनिज तांबा, कोयला, निकिल, टंगस्टन, ऊर्जा, पेट्रोल,
प्राकृतिक गैस, सॉफ्टवेयर उत्पादन। सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं आर्थिक वृद्धि का त्वरित करना और सांस्कृतिक विकास, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व। अगला है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो किसी समय पे ब्रिटेन के अधीन रहे जो देश रहे थे उनका एक संगठन है। इसकी जो हेडक्वार्टर है मिन्स्क बेलारूस में है और सदस्य देश हैं आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। और इसकी जो उत्पत्ति या फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1991 में। अशोधित तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेशे, एल्यूमिनियम इत्यादि वस्तुएं इसमें प्रोडक्शन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काम किया जाता है। और सहयोग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सहयोग करता है, प्रतिरक्षा, विदेश निवेश नीति, मामलों का समन्वय एवं सहयोग। अगला है EU, यूरोपियन संघ। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम इसके सदस्य देश हैं। यूरोपियन यूनियन है तो यूरोप के ही देश इसके अंतर्गत ज़्यादातर होंगे। और इसका जो EEC मार्च 1957 में और EU 1992 में, पहले इसे EEC नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में इसे EU के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो आपके वस्तुएं हैं उसमें आता है कृषि उत्पाद, खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन, गाड़ियां, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां, कलाकृतिक पुरावस्तु, एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार। तो इसमें एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार चलती है। यूरोपियन यूनियन में एक ही मुद्रा चलती है। अगला है LAIA, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। तो लैटिन अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में इसकी हेडक्वार्टर है। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मैक्सिको, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला इसके सदस्य देश हैं। और इसका जो ओरिजिनिंग हुई थी 1960 में इसकी ओरिजिनिंग हुई थी। और इसमें स्पष्ट रूप से किन चीज़ों का व्यापार किया जाता है वो वस्तुएं यहाँ पर नहीं है और सिर्फ ब्लैंक छोड़ा गया है। अगला है नाफ्टा। तो नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। हेडक्वार्टर इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं इसके सदस्य देशों के बारे में। USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ियां, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, वस्त्र आदि इसमें ट्रेड के लिए लाए जाते हैं। और इनको सपोर्ट करता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं है। अगला है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और अल्जीरिया, इंडोनेशिया और इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला इसके सदस्य देश हैं। 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुआ था और अशोधित खनिज इसमें निकाले जाते हैं जो कि खनिज तेल की नीतियों को समन्वय एवं एकीकरण करता है। अगला है साफ्टा, साउथ एसोसिएशन फ्री ट्रेड। इसका भी हेडक्वार्टर नहीं दिया गया है। नाफ्टा और साफ्टा का हेडक्वार्टर नहीं दिया गया है तो आप इसे ढूंढिए। बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जनवरी सन 2006। और अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना, तो इसमें इस चीज़ की हेल्प की गई थी। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इसका फुल फॉर्म है EU का। EEC का फुल फॉर्म है आपका यूरोपियन
इकोनॉमिक कम्युनिटी पहले से कहा जाता था। ठीक। तो अगली हेडिंग है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन से मामले इसमें चल रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के स्तर उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का समानीकरण, ज्ञान एवं संस्कृति के प्रस्फुरण को प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह अन्य देशों पर निर्भर विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंदिता को की ओर उन्मुख है। विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। यह सारे विश्व में पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधनों के नष्ट होने की दर उनके पुनर्भरण की दर से तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन भी तीव्रता से नष्ट हो रहा है। वन काटे जा रहे हैं और नदी बेसिन निजी पेय जल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैर खनन औषधि विज्ञान और कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखती है। उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण करती है। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर उन्मुख रहते हैं और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते तो यह भविष्य के लिए गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। तो इन्हें हेल्थ, इन्वायरमेंट इनके विषय में भी ध्यान देना पड़ेगा और सिर्फ बेनिफिट ही नहीं अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अगला है पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। तो जो आपके प्रवेश द्वार हैं पोर्ट, अब उनके बारे में देखते हैं। पोर्ट आखिरकार ये पत्तन होते क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के प्रमुख प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पत्तन होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पत्तन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों व बजरों, छोटी अतिरिक्त नौकाएं की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पत्तन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान के लिए जहाज़ों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। एक पत्तन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पत्तन, तो ये सैन फ्रांसिस्को का यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन दी गई है। अगला है पत्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोर्ट। सामान्यतः पत्तनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकार, पहला है औद्योगिक पत्तन या इंडस्ट्रियल पोर्ट। ये पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थ। अगला है वाणिज्यिक पत्तन या
आपका कॉमर्शियल पोर्ट। ये पत्तन सामान्य नौभार समवेष्टि उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पत्तन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो खैर लेनिनग्राद का वाणिज्यिक पत्तन है। चलिए, अगला है विस्तृत पत्तन। ये पत्तन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार। पहला है अंतर्देशीय पत्तन। ये पत्तन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पत्तन चौरस तल वाले जहाज का या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। पेमिस मिसिसिपी नदी पर अब स्थित है। राइन के अनेक पत्तन हैं, जैसे मैनहीम, ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी, जो गंगा नदी की एक शाखा है, पर स्थित हैं। अगला है बाह्य पत्तन। ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम हैं को ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एथेंस यूनान में इसके बाह्य पत्तन पिरेयस एक उच्च कोटि का संयोजक है। विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार। तो जो डिफरेंट तरीके के उनके वर्क हैं पत्तनों के, उन पर अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। उसके आधार पर अगर हम पत्तनों को देखें, तैल पत्तन। तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है तैल पत्तन। ये पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पत्तन हैं तथा कुछ तेल शोधन पत्तन हैं। वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्खीरा, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन हैं। पार्श्विक पर्शिया। अच्छा, पर्शिया का कल मैंने नाम बताया था। पर्शिया क्या है? ईरान। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? पर्शिया। ठीक, तो याद रखें। ठीक, पर्शिया की खाड़ी पर आबादान एक तेल शोधन पत्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें मार्ग पत्तन। लाइन सीधी क्यों नहीं पड़ रही? मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन। ये ऐसे पत्तन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में वाणिज्यिक पत्तनों में विकसित हो गए। अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगला है इसमें पैकेट स्टेशन। इन्हें फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लिश चैनल आर पार इंग्लैंड में, डोवर फ्रांस में, कैलाइस। अगला है आंत्रपोपत्तन। ये वे एकत्रण केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हुए हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपोपत्तन है। रॉटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रपोपत्तन है।
अगला है नौसेना पत्तन। ये केवल सामाजिक महत्व के पत्तन हैं। ये पत्तन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। कोच्चि तथा कारवाड़ भारत के ऐसे पत्तनों के उदाहरण हैं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड जो था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला चैप्टर नंबर 9 आज आपका समाप्त होता है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चनों के आंसर लगातार दीजिएगा ताकि कम्युनिकेशन होता रहे। और अगला चैप्टर कल आपके सामने लेकर आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।